बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम लोग एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने स्टडी करनी है वो है मेटेलिक करेक्टर, यानी मेटल्स का करेक्टर। वो करेक्टर जिसे पता चले कि ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। बेटा मेटल्स कौन से एलिमेंट होते हैं, मेटल की क्या खूबी होती है? बेटा मेटल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या मतलब है कि ये वो एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बनाते हैं। अब कैटायंस कैसे बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन दे देना यानी पॉजिटिव आयन बनाना, यही मेटल का करेक्टर है। इसी हम लोग मेटेलिक करेक्टर कहते हैं। अब जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, यानी जितनी आसानी से पॉजिटिव आयन कैटायंस बनाता होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक है, उसके अंदर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। तो बेटा किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज जो ये डिटरमाइन करती है, जो ये बताती है कि ये एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट that determines how easily it can lose an electron to form positive ion is called metallic character. अब बच्चों हम लोगों ने ट्रेंड्स इन मेटेलिक करेक्टर पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए यानी टॉप टू बॉटम की तरफ आते हुए मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है या कम होता है। और पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर यह देखना है कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है या कम होता है। बेटा जब हम लोग किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं ना, तो मेटेलिक करेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका रीजन भी लाजमी लिखना है, क्या वजह है, क्यों टॉप टू बॉटम आते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। बेटा जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो जरा नोट करें क्या हो रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जरा देखें ना, 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, 1 2 और 3। इस एटम में 4 शेल हो गए, 1 2 3 और 4। यहां पर 5 शेल हो गए। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से हो क्या रहा है? बेटा 2 काम हो रहे हैं। एक तो ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन, एटम कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है? आखिरी शेल वाले, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बेटा ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रख लेना। तो बेटा पॉजिटिव न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला देखें, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नजर आ रहा होगा आपको, बढ़ रहा है। तो एक तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस। किस वजह से? बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इंक्रीज करता है। दूसरा बेटा नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से और क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जरा देखिए शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन या इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में रोक रहे होते हैं। और यही रुकावट क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट। अब जितने शेल बढ़ते जाएंगे
इनर शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी और इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से एक तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, मुझे चलें बताएं, आप लोग खुद बताएं कि ये जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर, ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? भाई जब डिस्टेंस बढ़ेगा ना, दो चीजें जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं उनके दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। एक तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, दूसरा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इन दोनों की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब बच्चों जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी, यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से बाइंडेड है, ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है? ये इतना ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकेगा। इट फैसिलिटेट द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एटम्स कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली, या हम लोग ये लिखेंगे इट फैसिलिटेट, ये सहूलत मुहैया करता है टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। ये था जनाब ट्रेंड्स इन अ ग्रुप। अब हम लोग ने पढ़ना है ट्रेंड इन अ पीरियड। बेटा जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में, ये तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पीरियड हो, फोर्थ पीरियड हो, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, कोई भी पीरियड हो, तो जब हम लोग उस पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम हो जाती है। अब इसका रीजन भी बताना है। बेटा अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें और इसको आप ऑब्जर्व करें तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वन बाई वन। देखिए यहाँ +3 था, यहाँ +4 हो गया, यहाँ +5, तो वन वन करके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जब हम लोग वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। देखिए ना यहाँ पर +3 चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर +4 चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज न करना क्या मतलब मेटालिक करैक्टर कम हो गया है। उसके अलावा बेटा शील्डिंग इफेक्ट सेम है, आप देख लें। और बेटा जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा कम हो रहा होता है, ये हम लोगों ने एटॉमिक साइज में पढ़ा है। बेटा जब लेफ्ट टू राइट जाते हो ये एटॉमिक साइज कम हो रहा होगा ना, एटॉमिक साइज कम होने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, और जब डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं हो सकेगा। तो नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। Number 2, atomic size reduces. Number 3, shielding effect remains same. और इन दोनों की वजह से क्या होगा बेटा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड valence electron increases and electron cannot be lost
इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं कर सकेगा। तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकेगा, यानी मेटेलिक करैक्टर उसका कम हो जाएगा। अब बच्चों आपने इसको ग्राफिकली यानी डायग्रामेटिकली भी एक्सप्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे यानी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आप लोगों ने डायग्राम सी बना देनी है। ये कहलाता है ग्रुप ट्रेंड, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मेटेलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज। और बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव जब करते हैं तो क्या करता है, जरा देखें ना, ट्रेंड इन अ पीरियड, ये पीरियडिक ट्रेंड है, डिक्रीज। यहां पर आप लोग लिख दें मेटेलिक करैक्टर। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 4.6 आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट दैट हैज हायर मेटेलिक करैक्टर। वो एलिमेंट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जिसका मेटेलिक करैक्टर हायर यानी ज्यादा होता है। नीचे लिख रहा है चूज द एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव हायर मेटेलिक करैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नीचे बेटा दो पेयर दिए गए हैं Na एंड K, यानी सोडियम और पोटाशियम, Na एंड K, और दूसरा दिया गया है Na एंड मैग्नीशियम। ये दो पेयर हैं, आपने इन दोनों में से चुनना है कि कौन सा इन दो एलिमेंट में से ऐसा एलिमेंट है जिसका मेटेलिक करैक्टर हायर है, और इन दोनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मेटेलिक करैक्टर हायर है। मैंने यहां पर लिख लिया है एलिमेंट दैट हैव हायर मेटेलिक करैक्टर। जरा देखें ना, इसने क्वेश्चन में लिखा है चूज द एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव हायर मेटेलिक करैक्टर, यानी वो एलिमेंट चुने जिसको आप एक्सपेक्ट, आप तवक्को कर रहे हैं कि उसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। बच्चों Na और K, सोडियम और पोटाशियम ना एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। ऊपर सोडियम आता है ग्रुप में और सोडियम के नीचे पोटाशियम आ जाता है। और आपको पता है मेटेलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम नीचे आते हुए इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करेगा तो क्या मतलब, नीचे वाले का मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो क्या मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ जाना, ज्यादा होना। तो इसका मेटेलिक करैक्टर बड़ा होगा, ज्यादा होगा, हायर होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पोटाशियम हैज हायर मेटेलिक करैक्टर देन सोडियम। पोटाशियम यानी K हैज हायर मेटेलिक करैक्टर देन सोडियम Na। अब दूसरे पेयर को देखते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। बेटा सोडियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में नहीं है बल्कि एक ही पीरियड में है पीरियडिक टेबल के अंदर, सोडियम Na और मैग्नीशियम। और बेटा लेफ्ट से राइट जाते हुए ना मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करता है, डिक्रीज। अब डिक्रीज कर रहा है क्या मतलब, कम हो रहा है। कम होकर इसका मेटेलिक करैक्टर लोअर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, हायर। तो क्या लिखेंगे, Na हैज हायर मेटेलिक करैक्टर देन कौन सी चीज, मैग्नीशियम। अब क्यों हो रहा है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब ये बातें दोबारा यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.8 विच एलिमेंट हैज लोअर मेटेलिक करैक्टर। यहां पर दो पेयर दिए गए हैं, ए में दिए गए लिथियम और पोटाशियम, Li यानी लिथियम और K यानी पोटाशियम, और जो बी पेयर है उसमें दिए गए मैग्नीशियम और कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। ऊपर लिख रहा है विच एलिमेंट हैज लोअर मेटेलिक करैक्टर, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मेटेलिक करैक्टर कम है। यहां पर यह बताना था कौन सा एलिमेंट है जिसका मेटेलिक करैक्टर हायर है, यहां पर यह बताना है जिसका मेटेलिक करैक्टर लोअर है। और इस बात का ख्याल रखना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में यही चीज गलत करके आ जाते हैं, बताना लोअर को होता है और बता हायर का आ जाते हैं। आगे बेटा नीचे दे रहा है सी में कंपेयर एंड कंट्रास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इन पेयर में जो एलिमेंट हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि ये बताना है किसकी ज्यादा है या किसकी कम है। तो मैंने कम के लिहाज से लिख दिया है एलिमेंट्स विद लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट विद लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आगे क्वेश्चन मार्क्स। तो बच्चों ये जो ऊपर पेयर थे इनको मैंने ए और बी का नाम दिया, और जो चीजें फाइंड करनी थी उनको मैंने रोमन 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। अब बच्चों पहले हम लोग करेंगे एलिमेंट्स विद लोअर मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर इनका फाइंड करेंगे। बेटा लिथियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में हैं, ग्रुप जो 1A है ना उसमें ऊपर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटाशियम। लिथियम और पोटाशियम हमने इनको कंपेयर करना है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक करैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब बताओ इंक्रीज कर रहा है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर किसका होगा, ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ रहा है, हायर हो रहा है, तो इसका मेटेलिक करैक्टर हायर होगा, इसका मेटेलिक करैक्टर लोअर होगा। तो लिखेंगे लिथियम हैज लोअर मेटेलिक करैक्टर देन पोटाशियम, लिथियम हैज लोअर मेटेलिक करैक्टर देन पोटाशियम। बच्चों दूसरे पेयर में देखना है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी एक ही ग्रुप में हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बच्चों
ये एक ही ग्रुप में है, ऊपर मैग्नीशियम है नीचे कैल्शियम है। बताओ मेटेलिक करैक्टर नीचे आती है इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा तो इसका हायर इसका ज्यादा होगा और इसका लोअर कम होगा। भाई इंक्रीज करने से चीज की वैल्यू हायर बढ़ जाती है ना, इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू हायर होगी, इसकी वैल्यू लोअर होगी मेटेलिक करैक्टर की वैल्यू। तो लिखेंगे मैग्नीशियम हैज लोअर मेटेलिक करैक्टर देन कैल्शियम। अब बच्चों इन्हीं पेयर का हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो बच्चों लिथियम और पोटाशियम ना, लिथियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये पढ़ चुके हैं आप, इससे पहले हम लोगों ने जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पढ़े थे उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऊपर से नीचे आते डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज होते होते वैल्यू क्या हो रही होती है, कम। तो इसकी लोअर होगी और इसकी ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, पोटाशियम हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, के यानी पोटाशियम हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन लिथियम। बेटा दूसरे पेयर में देखें मैग्नीशियम और कैल्शियम है, एक ही ग्रुप में आते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डिक्रीज करेंगे ना ऊपर से नीचे आते ही, तो डिक्रीज करते करते इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम, कैल्शियम हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट्स विद लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो सेम है। अब जरा देखें, लिथियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। नीचे आती है डिक्रीज हो रही है, क्या मतलब कम हो रही है, तो इसकी लोअर होगी और इसकी हायर होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोटाशियम हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन लिथियम। इसके बाद है मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करना है, तो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्या मतलब कैल्शियम की वैल्यू कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा। तो लिखेंगे कैल्शियम हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन मैग्नीशियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़नी है एलिमेंट की, और वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यानी रिएक्ट करने की सलाहियत। आपको पता है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना देता है। तो बेटा एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाने की जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी कहलाती है। तो रिएक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट with the other element to form new compounds is called reactivity. अब बच्चों हम लोगों ने रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पहले हम लोगों ने ग्रुप में इसका ट्रेंड पढ़ना है, ट्रेंड इन अ ग्रुप। बच्चों रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में कौन सी चीज हिस्सा लेती है, एटम की आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के अंदर आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा होगी ना, कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा ना, तो वो ज्यादा तेज से रिएक्ट करता होगा। रिएक्शन में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी बढ़ रही है। रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस। अब रीजन भी लिखना है ना, वजह क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत यानी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। भाई कई दफा अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। और बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किया जा सकता है। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन इज इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखें, इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल लिखें, आपकी मर्जी है। उसके साथ बच्चों शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है।
इंक्रीज कर जाता है। अब बच्चों इन दोनों की बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। अब ट्रेंड इन अ पीरियड, बेटा इससे पहले जितने भी करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़े थे ना, या बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उनमें हम लोग देखते थे कि पीरियोडिक ट्रेंड यानी एक पीरियड के अंदर जो ट्रेंड होता था वो लेफ्ट टू राइट या तो इंक्रीज करता था या डिक्रीज करता था। लेकिन बेटा ये रिएक्टिविटी और उसके बाद जो हम लोगों ने चीज पढ़ी है डेंसिटी, उसमें एक पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है ना वो सिर्फ बढ़ता या सिर्फ कम नहीं होता। क्या होता है कि शुरू में लेफ्ट टू राइट आते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, एक सेंटर पर पहुंचने के बाद फिर दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है कि शुरू के जो एलिमेंट है ना, शुरू के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये ग्रुप 1 एक एलिमेंट है, ये 2 एक का है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम होती जा रही होती है, लेकिन जैसे इधर पहुंचते हैं ना नॉन मेटल में, यहाँ से इसके बाद जैसे आना शुरू होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बढ़ रही होती है। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी बढ़ जाए ना तब भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। भाई रिएक्शन में या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाले, ये ग्रुप 16 और 17 के जो एलिमेंट है ये तो रिएक्टिव है ही नहीं ना। ग्रुप 16 और 17 की जो एलिमेंट है ये भी हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि इंक्रीज या डिक्रीज, हम लोग लिखेंगे वेरीज, चेंज होती रहती है। और यहां पर नीचे फिर लिखेंगे, अब इसका रीजन नहीं लिखेंगे, इसकी हल्की सी एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे। एलिमेंट्स एट द लेफ्ट ऑफ अ पीरियड, लेफ्ट ऑफ अ पीरियड, पीरियड के जो लेफ्ट साइड है ना इसमें जो एलिमेंट्स है कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम या इनके नीचे जो भी एलिमेंट हो गए, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव because they have a strong tendency to lose the electron। और एलिमेंट्स एट राइट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के राइट में कौन से, ये वाले एलिमेंट ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है ये सारा ग्रुप 17 है, ये भी हाईली रिएक्टिव हैं। लेकिन क्यों? दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन नहीं। और बेटा ये रीजन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर हाईली रिएक्टिव, या 1 और 2 को 1A और 2A भी कहते हैं। तो आप लोगों ने आंसर लिखना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और ये भी पूछा जा सकता है व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 या 6A एंड 7A आर हाईली रिएक्टिव। तो क्या आंसर लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। भाई देखे ना इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, अब आखिरी शेल को स्टेबल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, साथ गेन नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये वाला शेल खाली हो जाएगा, तो पहला शेल वैलेंस बन जाएगा। और आपको पता है पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग कहते हैं डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, और अगर डुप्लेट कंप्लीट हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेबल हो गया है। ये क्या काम करेगा, अपने आखिरी शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो फिर इस दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब स्टेबल होगा। पहले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब स्टेबल, दूसरे में 8। तो बच्चों इसमें 2 हैं, अगर 8 करना चाहे तो 6 गेन करना पड़ेंगे, और ये मुश्किल काम है। आसान काम क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बच्चों ये वाला शेल खत्म, ये वाला शेल आखिरी शेल बन जाएगा। पहला ही शेल आखिरी शेल बन गया,
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसके बाद कोई शेल ना हो, यानी फर्स्ट वाला शेल ही वैलेंस शेल हो और उसमें डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल होता है। तो ये देखें ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लेकिन इसके आखिरी शेल में देखें 6 इलेक्ट्रॉन है, गिन लें। अब ये 6 देगा नहीं, 8 पूरे करेगा। क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा बताएं, इलेक्ट्रॉन देगा या गेन करेगा। भाई गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि 8 पूरे हो जाएं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स एट द राइट ऑफ अ पीरियड, group 16 and 17 elements are highly reactive because they have a strong tendency to gain the electron. अब बच्चों इसको ग्राफिकली यानी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आप ये 2 लाइनें बना देंगे। ये ग्रुप ट्रेंड को शो कर रहा है। ग्रुप ट्रेंड क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज। और इस तरफ को पीरियडिक ट्रेंड, तो पीरियडिक ट्रेंड में क्या हो रहा है, वेरीज। बच्चों यहां पर दरमियान में आप रिएक्टिविटी लिख दें। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। डेंसिटी, बेटा डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। फार्मूला हम लोग इसका लिखते हैं ना, डेंसिटी किसकी इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम। बच्चों अगर मास बढ़ेगा ना तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर है ना, क्या मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वॉल्यूम देख लें, अपॉन के नीचे, अपॉन के नीचे वाली चीज़ बढ़े तो ये वाली वैल्यू कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब बच्चों डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत दफ़ा आप लोग पढ़ चुके हैं। डेंसिटी की अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम लोगों ने एलिमेंट की डेंसिटी स्टडी करनी है और हम लोगों ने इसके ट्रेंड स्टडी करने हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है। बेटा टॉप टू बॉटम आते हुए ना डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करती है, उसकी एक वजह भी है बच्चों। वजह ये है ना कि ऊपर से नीचे आते हुए ना जो अटामिक मासेस होते हैं ना, वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अटामिक मासेस क्यों बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए बेटा प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती है और न्यूट्रॉन की तादाद भी बढ़ती है। प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों को प्लस कर दें तो वो कहलाता है मास नंबर, या हम लोगों से एटॉमिक मास भी कहते हैं। देखें ना, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19। ये जो +9 लिखा है ना, ये सिर्फ प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर है, इसे चार्ज नंबर भी कहते हैं। लेकिन इसका मास जो है वो 19 है। अब क्लोरीन है ना, इसका मास 35.5। देखिए 19 और 35.5 ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच गया है। ब्रोमीन है ना, अब मुझे सही तो याद नहीं है, लेकिन इसका एटॉमिक मास आई थिंक 80 के करीब है। और आयोडीन का मेरे ख्याल में 121 या इसके करीब, सही याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देखें ना, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक मासेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और मासेस बढ़े, मैंने कहा ना, अपान के ऊपर जो वैल्यू होती है वो कहलाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का क्या मतलब है, ये और ये डायरेक्टली हैं, यानी डेंसिटी और मास डायरेक्टली हैं। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और बेटा वॉल्यूम अपान के नीचे, अपान के नीचे का मतलब ये है कि ये और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इन्वर्सली का क्या मतलब, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है। तो बेटा मैंने क्या कहा है कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस। और एटॉमिक मासेस क्यों इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एटॉमिक मासेस क्यों इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन। एज वेल एज यानी उसके साथ साथ न्यूट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही होती है। अब बच्चों ट्रेंड इन अ पीरियड, बेटा पीरियड के अंदर जो डेंसिटी है ना, इसकी वैल्यू वेरीज करती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेरीज। अब इसका रीज़न नहीं लिखना है, इसको जस्ट एक्सप्लेन करना है। बेटा पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट में होते हैं मेटल्स और राइट की तरफ जाते हुए मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा होता है। ऑलमोस्ट सेंटर तक मेटेलिक करैक्टर रहता है, फिर उसके बाद नॉन मेटेलिक करैक्टर स्टार्ट हो जाता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर जब इधर जा रहे होते हैं तो बढ़ रहा होता है।
तो बेटा मेटेलिक करेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है ना, मेटल्स तक डेंसिटी बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा होता है और आपने देखा है कि लेफ्ट टू राइट आते हुए वॉल्यूम कम हो रहा होता है ना, साइज कम हो रहा है, क्या मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब मास बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा जब नॉन मेटल की तरफ जाते हैं ना, तो फिर डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? मेटल में एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब जुड़े हुए होते हैं ना बेटा, तो वो थोड़ी सी जगह पर ज़्यादा एटम होते हैं। यानी थोड़ी सी जगह पर ज़्यादा एटम होंगे, तो थोड़ी सी जगह पर यानी थोड़े से वॉल्यूम के अंदर मास ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन नॉन मेटल के एटम एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ये तो गैसेज हो गई ना, गैसेज के एटम तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जब एटम दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एटम थोड़े होंगे, दूर दूर है ना तो थोड़े होंगे ना, तो जब थोड़े होंगे तो मास कम होगा, मास कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यानी लेफ्ट से राइट आते हुए डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज। मिडल में क्या हो जाती है? रीच मैक्सिमम। ऑलमोस्ट अराउंड द मिडल ऑफ पीरियड। फिर उसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो जाती हैं, और जब नॉन मेटल स्टार्ट होती हैं तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।